नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हुए जोश उत्साह के साथ उमंग के साथ लेक्चर नंबर 69 में और गुप्तकालीन प्रशासन की बात करनी है आज अपने को। छोटा सा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, एक भी पॉइंट मिस ना करिएगा। एकदम नगीने लेकर आया हूं मैं आपके सामने लेक्चर को। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। गुप्तकालीन प्रशासन की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। गुप्त काल के समय जो प्रशस्तिकार थे, उनके दरबार में जो राजाओं के बारे में अच्छा अच्छा लिखते थे, शौर्य गाथा, वीर गाथा, प्रशस्ति मतलब सर्टिफिकेशन देते थे जो राजा को। प्रशस्तिकार ने अपने अपने संरक्षक शासकों की तुलना, जो उनको प्रशस्तिकारों को जो संरक्षण दे रखा था शासकों ने, उनकी तुलना कहीं अग्नि, यम और कुबेर आदि देवताओं से की है। शासकों की तुलना किससे की है? अग्नि, यम, कुबेर देवता से की है। परंतु राजत्व के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, राजत्व का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि राजा देवता से उत्पन्न है। यह लागू नहीं हुआ था गुप्त काल में। हालांकि इस काल के प्रशस्तिकारों ने अपने राजाओं की तुलना जो है वो देवताओं से की थी, लेकिन राजत्व के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत अर्थात राजा देवताओं से उत्पन्न है, यह बात गुप्त काल में लागू नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा। ये इसका सर्वप्रथम उल्लेख, जो राजत्व का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख मनुस्मृति में हुआ था। पढ़ा चुका हूं मैं आपको। बाणभट्ट ने इस सिद्धांत का बहिष्कार किया था। ध्यान देंगे, बाणभट्ट। ठीक है, रचना क्या है? बाणभट्ट की प्रमुख रचना क्या है? कादंबरी। तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में कौन थे? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने इस सिद्धांत का बहिष्कार किया था। दूसरा पॉइंट, सारांशतः गुप्त शासन का केंद्र बिंदु जो था राजा। अगर इन टोटलिटी बोले, है ना, इन ग्रॉस बोले, तो गुप्त शासन का सेंटर पॉइंट क्या था? राजा था। राजा के इर्द गिर्द सारी चीजें सेंट्रलाइज थी। गुप्त शासक महाराजाधिराज, परम भट्टारक जैसी भरकम उपाधियां धारण करते थे। महाराजा की उपाधि तो सामंत धारण करते थे, लेकिन जब महाराजाधिराज हो जाते थे तो वो सामंती से स्वतंत्र होकर राजा बन जाते थे। तो महाराजाधिराज, परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण करते थे। राजा की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होती थी, जिसके ज्यादातर सदस्य उच्च वर्ग के होते थे, और इन मंत्रियों को अमात्य या कुमारामात्य कहते थे, क्योंकि ये बड़े बड़े पद जो है वो राजा के बच्चों को या राजा के ब्लड रिलेशन वालों को या राजा के रिलेशन वालों को ही प्रदान किया जाता था, ताकि बगावत ना हो सके, ताकि विद्रोह ना हो सके। तो अमात्य या कुमारामात्य कहते थे मंत्रियों में बड़े पदों को। सामंतवाद का बीजारोपण गुप्त काल में ही हुआ था। सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि गुप्त जो है वो किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे, और फिर गुप्तों ने अपने अंडर में सामंत रखे। तो सामंतवाद का बीजारोपण जो है वो गुप्त काल में ही हुआ था, लेकिन सामंत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था गुप्त काल में। सामंतवाद कंसेप्ट का सीडिंग हो गई थी, ठीक है, मतलब इंक्यूबेशन हो गया था, लेकिन सामंत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था गुप्त काल में। अधिकारियों के पद वंशानुगत होने के प्रमाण मिले हैं। अधिकारी मतलब कलेक्टर है तो कलेक्टर का बेटा भी बिना परीक्षा पास करे कलेक्टर, एसडीएम है तो एसडीएम का बेटा भी एसडीएम बन जाएगा बिना कुछ करे। तो हेरिडिटरी होते थे, अधिकारियों के पद वंशानुगत होते थे, इसके प्रमाण मिले हैं। दंड व्यवस्था काफी उदार थी गुप्त काल में। गुप्त जो है वो वैश्य है रोमिला थापर के अनुसार, और जो बढ़िया समाज होता है बहुत कठोर नहीं होता है जनरली तौर पे। एक जनरल ऑब्जर्वेशन में देखिए तो दंड व्यवस्था काफी उदार थी। किसी भी स्थिति, यहां तक कि राजद्रोह तक में भी मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। जबकि राज केलकम खेल जब खेल रहा था वो चंद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसने राजद्रोह की सजा क्या बताई थी? मृत्युदंड। और इसी से प्रभावित होकर चाणक्य उनको 1000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लाए थे उनके मामा से। तो यहां पे किसी भी स्थिति में, राजद्रोह होने तक की स्थिति में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। अधिकतम सजा के रूप में दायां हाथ काट लेते थे। दायां हाथ आपका बहुत सपोर्टिव होता है तो दायां हाथ काट लेते थे, राइट हैंड जो है वो काट लेते थे। मैक्सिमम पनिशमेंट यही था, ठीक है। राजा का पद भी वंशानुगत था। राजा का पद वंशानुगत ही होता है, किंतु ज्येष्ठाधिकार नहीं था, अर्थात बड़ा लड़का ही राजा बनेगा ऐसा निश्चित
नहीं था। ज्येष्ठ मतलब बड़ा पुत्र, तो जरूरी नहीं है कि बड़े पुत्र को ही गद्दी मिले, छोटे को भी मिल सकती थी, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब गुप्तकालीन अधिकारियों की बात करें तो इसके लिए बहुत सुंदर सा एक कोड बनाया है मैंने, महा 5 संजारपुर 10 ध्रुव अग्र कुमार। महा 5 संजारपुर 10 ध्रुव अग्र कुमार। महा 5 मतलब महा नाम से 5 हैं, 1 2 3 4 5, और सन से मतलब है संधि विग्राहक, जा से मतलब क्या है जाट भाट, रा से मतलब क्या है रणभंडागारिक, पुर से मतलब क्या है पुरपाल, 10 से मतलब क्या है दा से मतलब है दंडपासिक, सा से मतलब है सर्वाध्यक्ष, ध्रुव से मतलब क्या है ध्रुवाधिकरण, अग्र से मतलब क्या है अग्रहारिक, और कुमार से मतलब क्या है कुमारामात्य। देखते हैं एक एक करके दोस्तों। कुमारामात्य, कुमारामात्य का मतलब होता था उच्च पदाधिकारी, जो अभी अभी ऊपर बात करी थी अपन ने, कुमारामात्य उच्च वर्ग के पदाधिकारी। महाबलाधिकृत, जिसके पास सबसे ज्यादा बल बल, वो कौन होगा सेनापति। महादंड नायक न्यायाधीश। संधि विग्राहक, युद्ध या संधि का मंत्री होता था, युद्ध में राजाओं के बीच संधि, तो संधि विग्राहक, संधि विग्रह भी करने वाला और संधि करने वाला भी ये मंत्री। दंडपाशिक, पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी जो दंड देता था, तो दंडपाशिक कहलाता था। महादंड नायक और दंडपाशिक में आप अंतर ध्यान रखेंगे। महादंड नायक तो न्यायाधीश है। जाट भाट छोटे छोटे पुलिस के अधिकारी या छोटे छोटे पुलिस वाले जो है वो जाट भाट कहलाते थे। सर्वाध्यक्ष, राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का अध्यक्ष कहलाता था सर्वाध्यक्ष, ठीक है। महाभांडागाराधिकृत, महाभांडागाराधिकृत जो था राजकीय कोष का प्रधान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाभांडागाराधिकृत, राजकीय कोष का मतलब ट्रेजरी, ट्रेजरी का प्रधान, जहां पैसा माल रखा हुआ है। महाअक्षपटलिक, ये क्या है पटल है ना, अक्षपटल है, ये बोर्ड है मेरा, पटल है, तो महाअक्षपटलिक, और इसमें मैं क्या लिख रहा हूं, तो अभिलेख विभाग का प्रधान। तो पटल शब्द लिखा हुआ है ना दोस्तों, पटल, पटल का मतलब होता है बोर्ड, और बोर्ड में अभिलेख लिखे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों बढ़िया सा, ठीक है। मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों के बीच। तो महाअक्षपटलिक है अभिलेख विभाग का प्रधान, आया हुआ है किसी परीक्षा में। महाप्रतिहार, प्रतिहार का मतलब है सुरक्षा, प्रतिहार हमारी हार के अपोज, मेरी हार ना हो उसका अपोज करना, प्रतिहार। तो मेरी हार ना हो उसका प्रति करना या अपोज करना क्या है, मेरी सुरक्षा करना, तो मुख्य सुरक्षा अधिकारी। ध्रुवाधिकरण, कर वसूली विभाग का प्रधान, ये आपको एकदम नहीं बनेगा सो ध्यान देना है। ध्रुवाधिकरण कर वसूली विभाग का, टैक्सेशन विभाग का हेड जो है वो ध्रुवाधिकरण है। रण भंडागारिक, रण में जो चीजें जरूरी होंगी सेनाओं को, उसका भंडार का जो प्रमुख है, रण भंडागारिक, सेना की आवश्यकता पूर्ति करने वाला विभाग का प्रमुख। पुरपाल, नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था, पुरपाल। और अग्रहारिक, अग्रहार का मतलब होता है दान करना, तो दान विभाग का प्रमुख कहलाता था अग्रहारिक, अग्रहार का मतलब होता है दान करना, ठीक है। तो इसी की कोडिंग करी है। महा 5 संजारपुर, महा 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 है जो महा से शुरू होते हैं, तो महा 5। सन से मतलब क्या है संधि विग्राहक, जा से मतलब क्या है जाट भाट, रा से मतलब क्या है रण भांडागारिक, और पुर से मतलब क्या है पुरपाल। 10 से मतलब दा से मतलब दंडपासिक, सा से मतलब सर्वाध्यक्ष, ध्रुव से मतलब है ध्रुवाधिकरण, अग्र से मतलब है अग्रहारिक, और कुमार से मतलब है कुमारामात्य। कुल मिला के 14 चीजें हैं जिनका कोड बनाया हुआ है। महा 5 संजारपुर, 10 ध्रुव अग्र कुमार, बढ़िया से रिदमिक है, टंग ट्विस्टर्स है, याद हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं गुप्त काल की प्रशासनिक इकाइयां। गुप्त काल की प्रशासनिक इकाइयों को एक बहुत सुंदर कोडिंग में मैंने आपके लिए पिरोया है, देखिएगा। गुप्ता ग्राम में पेठा विष मिलाकर भक्तों को देता था, पेठा बेचता था कोई, तो गुप्ता गांव में पेठा बेचता था, तो वो विष मिलाकर भक्तों को देता था, ठीक है। तो गुप्ता मतलब गुप्त साम्राज्य। ग्राम सबसे छोटी इकाई है, और ग्राम से बढ़ती हुई इकाइयां ये है प्रशासन की। ग्राम, ग्राम के बाद पेट, पेट के बाद विषय, विषय के बाद भुक्ति, भुक्ति के बाद देश। गुप्ता ग्राम में पेठा विष मिलाकर, भक्तों का मतलब है भुक्ति और देह का मतलब देश।
तो ग्राम, कई ग्रामों को मिलकर बनता था एक पेठ, कई पेठों को मिलकर बनता था एक विषय, कई विषयों को मिलकर बनता था प्रांत या राज्य, भुक्ति, और फिर कई प्रांत राज्यों को मिलकर बनता था देश या साम्राज्य। ग्राम का मतलब गांव है, पेठ का मतलब तहसील या वीथी, वीथी ध्यान रखिएगा, ये वीथी भूल जाएंगे दोस्तों आप। पेठ का मतलब है वीथी या तहसील, विषय का मतलब है आज का जिला जैसा, और भुक्ति का मतलब प्रांत या राज्य जैसा, और देश का मतलब साम्राज्य। अब इन सब के प्रधान को या इन सब जगहों के हेड्स को क्या कहते थे? जैसे आज की जगह तहसील के प्रमुख को क्या कहते हैं? तहसीलदार। राज्य के प्रमुख को क्या कहते हैं? राज्यपाल। देश के प्रमुख को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। ऐसे तो प्रधान, गांव का प्रधान कहलाता था ग्रामपति या महत्तर, आया हुआ है महत्तर। महत्तर मतलब बड़ा, महत्तम समावर्तक होता है ना, ठीक है, महत्तम समावर्तक होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो महत्तर मतलब सबसे बड़ा। तो ग्रामपति या महत्तर। पेठ का प्रमुख है पेठपति, विषय का प्रमुख है विषयपति, भुक्ति का प्रमुख है उपरिक। ये आया है, भुक्तिपति नहीं है यहां पे, भुक्तिपति नहीं है, क्या है? उपरिक। ये आया है दोस्तों, उपरिक। प्रांत का प्रमुख है उपरिक या भुक्ति का प्रमुख है उपरिक, और देश या साम्राज्य का प्रमुख ध्यान रखेंगे गोरना या गोपत्री। गोरना या गोपत्री देश का प्रमुख है। तो ग्रामपति, महत्तर, पेठपति, विषयपति, उपरिक, गोरना या गोपत्री। 4 मिसलेनियस पॉइंट हैं दोस्तों। सीमांत प्रदेशों के शासकों, जो फ्रंटियर स्टेट्स थे, सीमांत प्रदेश थे, सीमा से लगे हुए, मतलब बिल्कुल बाहर की तरफ, सीमा जहां अंत होती थी, तो सीमांत प्रदेशों के शासकों को गोप्ता कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, सीमांत प्रदेशों के शासकों को क्या कहा जाता था? गोप्ता कहा जाता था। अधिकारियों का वेतन या तो नगद दिया जाता था या भू राजस्व के रूप में दिया जाता था। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में बनाई गई थी, प्रसारित हुई थी। ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक संख्या में सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में, जबकि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं या नियमित स्वर्ण मुद्राएं विम कैटफिसेस, जो कि कुषाण काल का दूसरे नंबर का राजा है। और यदि पूछा जाए कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं कौन लाया था, तो हिंद यवन शासन, पहुंच चुका हूं मैं पीछे, हिंद यवन शासक सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं लाए थे। सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं विम कैटफिसेस जी लाए थे कुषाण वंश के, और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले कौन लाए थे? गुप्तास। तीनों फैक्ट्स याद रखिएगा। और ग्राम पंचायतों के लिए, ग्रामों के लिए ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता था, या ग्राम प्रशासन के लिए ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता था। हालांकि ग्राम पंचायत जो है वो चोल काल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पंचायती प्रशासन सबसे ज्यादा किसका प्रसिद्ध है? चोलों का। लेकिन यहां पे भी ग्राम पंचायतों का गठन होने लगा था गुप्त काल में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा गुप्तकालीन प्रशासन। बहुत शॉर्ट, स्वीट और एक्सीलेंट तरीके से है। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जहां से यहां से प्रश्न ना आए। तो इसको अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, और बहुत सरल मैंने आपके लिए सब चीजें करके रखी हुई हैं। सो अगर आपको लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।